हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीकोड ड्रीम्स। माय नेम इज़ रुचि पंजवानी और आज हम इस सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हमारा साइंस क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर 1। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है और अगर हम एग्जाम्स में जाते हैं या कोई भी हम अपने एग्जाम्स देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर। और ये पढ़ने में भी बहुत, इसमें हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है साइंस की कि ऑल ओवर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और ये मैटर होता क्या है। अब इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो फर्दर हमारे साइंस के चैप्टर बनते हैं उसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई होती है वो इसी चैप्टर से ली गई। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर में, वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। जैसे कि पहला आता है कि जब जैसे ये नाम बोलता है तो ये हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैटर। ये मैटर क्या है? मैटर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। आपके हिसाब से मैटर का मतलब क्या होता है इन अवर सराउंडिंग? तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सक रहे हैं कि ये जो है ये ट्री है और ये यहाँ पे जो भी रखा है, इनके पास लैपटॉप है, ये जो भी ये वाटर है, ये फिश है, जितनी भी चीज़ें आप आसपास में यहाँ पे देख सकते हैं वो सब कंसिडर की जाती है एज अ मैटर। बोला जाता है कि जो मैटर में सारे जो भी पार्टिकल्स या जो भी आपके सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो आप स्कूल जाते हो तो बस है, कॉपी है, ये सब सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा मैटर। ठीक है, जो भी एक एनवायरनमेंट को कंस्टिट्यूट करती है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, आपको एग्जांपल पता चल गया है कि मैटर का मतलब क्या होता है। एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एज मैटर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर विच साइंटिस्ट नेम एज। जो भी है कुछ भी मटेरियल से बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मटेरियल। ओके, मटेरियल चाहे वो से ब्रेड क्यों ना हो, ये शूज़ हो, ये जो ट्री हो, ये जो भी हमारे सराउंडिंग्स हैं, इन अवर सराउंडिंग्स जिससे भी बना है उसको बोलते हैं मैटर। क्या होता है एक्चुअली, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। जितने भी हमारे हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं और ये पार्टिकल कंस्टिट्यूट करके बनते हैं मैटर। ठीक है, तो ये था हमारा मैटर का मतलब। अब हम आगे देखते हैं इसके और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि क्या होता है जब हम लोग पढ़े, जैसे ही साइंटिस्ट हमारे आए, उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि जो मैटर है, जो हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट थे वो कंसिडर कर रहे थे मैटर एज अ पंचतंत्र। मतलब जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं या जो मैटर बने हुए हैं वो इस पंचतंत्र से बचते हैं, बने हुए हैं। उसको बोलते हैं हम लोग अर्थ, एयर, फायर, स्काई और वाटर। जितने भी मैटर बने हैं वो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स, इन सब पार्टिकल से बन के हमारे मैटर बनते हैं। ये इमेज थोड़ी वो है, इसमें आप देख सकते हैं अर्थ, वाटर, स्काई, एयर, ये सारी चीज़ें हमारे मैटर को बनाती है। लेकिन जैसे जैसे ये सब हमारे किसने दिया था, हमारे एंशिएंट जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते गए और न्यू न्यू डेवलपमेंट्स आए तो हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे वो मैटर की अलग ही फिलॉसफी लेके आए और फिर उसके बाद मैटर को क्लासिफाई किया गया। ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हुआ इन 2 स्टेट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हम लोग बात कर रहे थे जितने भी हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट थे वो, और ये हम लोग बात करेंगे जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट लेके आए थे। ये लिख देती हूँ, हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट जो भी लेके आए। 2 प्रॉपर्टीज उन्होंने बताया। एक बताया उसने क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम मैटर को डिवाइड करते हैं, दूसरा क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसका अपीयरेंस, बाहर से जो आप देख सकते हैं कि वो राउंड शेप में है या वो कैसा है, वो हमारी बताता है अपीयरेंस, कि दिखने में कैसा है, सॉलिड है या क्या है, वो होता है फिजिकली जब आप देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा हम पार्टिकल्स को डिवाइड करते हैं, जो भी वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, कि कौन सा मैटर कैसा है, वो कैसे रिएक्ट करता है केमिकली। मतलब 2 पार्टिकल से मिलने के जो भी उस मैटर में, उस पार्टिकल में चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे दूसरे मैटर से रिएक्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब किसी का भी हम लोग इंटरनल अगर देखें, इंटरनली वो कैसे रिएक्ट कर रहा है इंटरनली, तो वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। और एक्सटर्नली अगर कोई भी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये था हमारा अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में। उसके बाद दिया है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हमें ये पता है कि अब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब आपसे पूछेगा कि डिफाइन द क्लासिफिकेशन और स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स और क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो हम लोगों ने पढ़ा, पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसकी
फिजिकली वो कैसा रहता है वो। तो पहला जो ये हम लोग अपने पूरी एनसीईआरटी बुक हम कवर करेंगे। एनसीईआरटी में देखा होगा एज इट इज ये सेम डायग्राम उसमें बना होगा। अब इसमें होता क्या है, पहला उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर रहता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये आइस है, इसके आइस के अंदर ये छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स हैं ये सब कंस्टिट्यूट करके क्या बनाती है, मैटर। चाहे जो ये पेन ही आप यूज कर रहे होंगे, पेन या कॉपी, ये भी एक मैटर ही है और ये छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनता है, ठीक है। तो ये मैटर क्या बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी में हमने एक बीकर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ग्लास लिया, उसमें वाटर डाला। वाटर के बाद हमने उसमें, ये वाटर है इसमें, और इसमें हमने क्या किया, ऐड सॉल्ट किया। सॉल्ट ऐड करने के बाद हमने इसको सॉल्ट ऐड किया। वाटर और सॉल्ट को ऐड करने के बाद हमने स्टिर किया। स्टिर का मतलब होता है मिलाना। देखो होता क्या है, अगर हम कोई चीज़ को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो उसको समझने में आसानी मतलब थोड़ी मुश्किल जाती है, लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर देखें, कुछ एक्टिविटीज़ करके करते हैं तो उनको हम समझ में आता है कि इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या था। तो जैसे ही हमने इसको डिसॉल्व किया तो आप देख रहे होंगे कि आपको कोई चेंजेस नहीं नज़र आए। वाटर जो था वो एज इट इज़ था। तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वाटर में, उन्होंने अपने पार्टिकल्स, वो जो भी सॉल्ट गया उसमें, सॉल्ट के पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब कर लिया। तो उसमें हमने वाटर में नो चेंज देखा। आप लोग अपने देखा होगा, अगर कहीं वाटर करते हैं तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, सॉल्ट ने जो छोटे पार्टिकल्स थे वाटर को, उसमें अपनी एब्जॉर्ब कर लिया, उन पार्टिकल में स्पेस ले ली। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ क्या, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। उसके बाद ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल है, इसके लिए भी हमने एक एक्टिविटी की। एक्टिविटी करने से हमें ये पता चला कि हमने ये 10 ml या 100 ml का एक वाटर लिया। वाटर में हमने इसको अमीनो ऑक्साइड जो भी रहता है उसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने ये देखा कि इसका कलर ऐसा है, 10 ml कलर इसमें चेंज था। उसके बाद जैसे ही हम उसको और वाटर ऐड करते गए, थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि इसका कलर फेड होते गया, लाइट होते गया, आई मीन। तो जो ये पार्टिकल्स रहते हैं ना, इससे ये एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन जो है जितना हम सोच भी नहीं रख सकते उतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और फर्दर अगर हम उसमें कोई भी कंपाउंड ऐड करते हैं तो ये पार्टिकल्स ज़्यादा अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते, और डिवाइड ना करने के कारण इनका कलर वैसा ही, मतलब इनमें थोड़े टाइम बाद इसमें नो चेंज हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ रहती है, एक दो वाटर में हम इसको ऐड करने के बाद वो पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमने ये पहला है वो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, तो ये इतने स्मॉल होते हैं बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि ये जो भी पार्टिकल्स हैं, हमने देखा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो भी मैटर बना है पार्टिकल से, व्हाट आर द कैरेक्टर्स। तो पहला हमने है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसके लिए भी हमने एक एक्टिविटी की। एक्टिविटी करने के लिए हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास में हमने वाटर डाला, वाटर पोर करने के बाद इसमें हमने डाई डाला। डाई के बाद हमने ये देखा कि जैसे ही हमारा ग्लास है इसमें हम डाई डालते हैं तो हमने देखा कि वाटर में पूरे जो कलर है वो चेंज हो गया। वी सॉ द चेंज इन द कलर ऑफ द वाटर। तो हमने ये देखा कि ये जो पार्टिकल्स रहते हैं ये अपनी कुछ स्पेस होल्ड करके रखते हैं, कि जैसे ही आप कुछ और उसमें ऐड करोगे तो वो स्पेस दूसरा पार्टिकल्स क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। आपने देखा होगा, आप नींबू पानी घर में बनाते हैं या जो भी, तो उस वाटर में आप जो डालते हैं वो सारे वो पार्टिकल ही है, वाटर भी एक पार्टिकल है, उसमें आप नींबू लेमनेड अगर बनाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, चाहे वो शुगर हो चाहे वो सॉल्ट हो, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हमें इससे पता चलता है। आप इसको अगर एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसको सेंटेंस में कैसे देखना है। ये देखिए, अगर हमने डाई डाला उसके बाद हमने थोड़ा चेंज देखा कि जो पार्टिकल्स ऑफ डाई थे वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए।
उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने एक अगरबत्ती ली, आपने देखा होगा घर में अगरबत्ती अगर हम लेते हैं तो उसको हम लाइटन करके कोने में रख देते हैं। कोने में रखेंगे तो आपको थोड़े टाइम बाद उसकी पूरी जो स्मेल रहेगी वो ऑल ओवर द रूम पूरी फैल जाती है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ एयर है, एयर में भी पार्टिकल्स रहते हैं, एयर भी तो एक मैटर है ना, तो मैटर में जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स ऑफ अगरबत्ती जो भी निकल रहे थे उसको एब्जॉर्व कर लिया। एब्जॉर्व क्यों? क्योंकि उसमें स्पेस थी और धीरे धीरे आप देखोगे कि वो पूरे रूम में हमारी अगरबत्ती की खुशबू फैलने लगती है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ताकि वो दूसरे पार्टिकल्स से एडजस्ट कर पाए। तो पढ़ते क्या है, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। कैसे करते हैं? दे गेट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। उसके बाद दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, टू डिफरेंस, इसमें जैसे कि हमने देखा कि अगरबत्ती के जो भी स्मोक था वो प्लस जो एयर के जो पार्टिकल्स थे वो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होना मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक मैटर दूसरे पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या हो रहा है? डिफ्यूज हो रहा है। डिफ्यूज होने के बाद वो लोग ऐसे हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ये आप एग्जांपल ले सकते हैं डिफ्यूजन में, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये पूरा हमारा एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी से ही लिया है, आप देखोगे तो आपको एनसीईआरटी में पता चल जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसका हम लोग देखते हैं कि ये देखो, इसमें आपको ये एनसीईआरटी में इमेज है। अगर इसमें दिया था कि हम इसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, अगर आप अपना हाथ होल्ड करके रखे हो इस तरीके से, तो इसको आपको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। और मान लो कि अगर आप सिर्फ इन्होंने अपनी सिंगल फिंगर टिप्स पे ही होल्ड करके रखा है तो आप उनको तोड़ सकते हो। वैसे ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एक तरीके से आयरन नेल लीजिए, एक रबर बैंड लीजिए और एक वुडन लॉग लीजिए, ठीक है। आपको ये देख रहा होगा कि आप रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और उसको जैसे ही होल्ड करेंगे तो वापस वो अपने शेप में आ जाएगा। स्ट्रेच करके अगर आप उसको लूज करेंगे तो वैसे, तो ये क्या होगा, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो ऑल ओवर पूरे अपने तरीके से उनको होल्ड करके रखें। वैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप मतलब एक क्रिस्टल ऑफ शुगर का हम क्रिस्टल देखेंगे तो वो डिजॉल्व तो हो जाती है वाटर में, लेकिन जो उसका शेप रहता है वो छोटा रहता है। मतलब वो जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को होल्ड करके रखें, इसलिए उनका शेप ऐसा रहता है। वैसे ही हम एक एग्जांपल देते हैं, आयरन बॉल को आप हैमर करिए और वहीं पे एक चॉक पीस को करिए। चॉक पीस अपना 2 पीसेस में टूट जाएगा, लेकिन आयरन बॉल को हम लोगों को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये पार्टिकल्स हैं ये इतने अपने स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हैं अपने आप को, ताकि इनको तोड़ना हम लोग मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करके रखने अपने पार्टिकल्स को। वहीं एज कंपेयर टू चॉक के पार्टिकल्स थोड़े लूजली हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि ये सॉलिड है, सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स रहते हैं ना वो क्लोजली रहते हैं। क्लोज रेक मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्पेस बिल्कुल नहीं रहती। अगर स्पेस ही नहीं रहेगी तो हम कैसे इसको अलग कर पाएंगे। वहीं पे अगर हम लोग चॉक देखते हैं तो चॉक भी एक तरीके से सॉलिड है, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर हैं, तो ये पार्टिकल्स को डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। उन लोगों के पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या होता है? फोर्स रहता है, तो वो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। ये जो बाइंड करके रखता है उनको क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। इनमें एक फोर्स रहता है जो सारे पार्टिकल्स को एक जैसा करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव वेरीज फ्रॉम अ काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब देखो, अगर ये पार्टिकल्स है तो मान लीजिए ये लॉग है, वुडन लॉग, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखेंगे तो जो अट्रैक्टिवनेस वेरी करेगा। वैसे ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर में अलग अलग मैटर हैं, उसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे वो वेरी करेंगे फ्रॉम वन फोर्स टू अनदर। इसको हम लोग जो बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, कि जितने वो स्ट्रांगली अगर एक पार्टिकल्स को होल्ड करके रखा है वो हमारा क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच। तो चलिए देखते हैं अब स्टेट्स ऑफ मैटर।
हमें ये बताया कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं। क्यों, इसमें क्या होगा, जैसे क्लोजली पैक्ड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा होगा और ये रिजिड होंगे, इनको हम अलग नहीं कर सकते, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। लिक्विड क्या होगा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस रहता है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। देखिए आप देखो कि पार्टिकल्स थोड़े अलग अलग। और गैसेस में आप देख सकते हैं इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि देखेंगे आप, हम लोग मान लो एक रूम में हम लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग रहेंगे तो एक दूसरे को धक्का देके मतलब जो फोर्स रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर वो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। और गैस में एज कम्पेयर टू सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा नहीं रहता। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर की। तो हमारा फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, सॉलिड। सॉलिड इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड में आप देख रहे हो कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो आपको एकदम स्ट्रांग दिख रहा है। अब इसमें आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। ये सॉलिड है, देखो ये रबर बैंड है, ये भी एक सॉलिड है। हम सॉल्ट को सॉलिड बोल सकते हैं, शुगर को सॉलिड बोल सकते हैं, इवन द स्पंज जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी एक सॉलिड है। अगर आप इसको स्पंज को प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद रिलीज करते हो तो आप देखोगे कि इसका जो शेप रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखा जाता है कि फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा चेंज होगा लेकिन वो टाइम बीइंग रहेगा। लेकिन जो क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड रहते हैं, क्योंकि इसमें जो ये अगर फोर्स को हम लोग अप्लाई करेंगे तो भी इनके जो स्ट्रक्चर है, जो ओरिजिनल शेप है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि वाटर को आप देखोगे, नो चेंज इन शेप। जैसे कि आप वाटर को देखते हो, वाटर में जल्दी ही शेप चेंज होता है। तो आप पढ़ते हैं क्या, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, टूट सकते हैं अंडर फोर्स में, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, उनका शेप चेंज नहीं हो सकता, सो दे आर, उनको रिजिड बोल सकते हैं। और डिफ्यूज करने के लिए जो डिफ्यूजन रहता है वो भी सॉलिड में ज़्यादा नहीं होता है। ये पार्टिकल जो रहते हैं वो जल्दी ही डिफ्यूज नहीं हो पाते, वन पार्टिकल टू अदर इंटरमिक्स नहीं हो सकते। और ये कंप्रेस, इसको हम लोग ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी भी इसमें नहीं रहती, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब हमारा लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट। बहुत इजी चैप्टर है, जितना हमारा एनसीईआरटी है हम उतना ही करेंगे। लिक्विड स्टेट में देखो तो लिक्विड स्टेट में जो आप पार्टिकल्स आप देख रहे हो ये ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेस ज़्यादा होगा, स्पेस भी होगा प्लस फोर्स इसमें कम अप्लाई होगा। और इसमें देखोगे कि इस वाटर का नो फिक्स्ड शेप, जो फिक्स उसका शेप एकदम फिक्स नहीं होता। अब पढ़ते हैं, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड हैव नो बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम हो सकता है उनका लेकिन उनका फिक्स्ड शेप नहीं हो सकता। उसके बाद सॉलिड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी फ्लूइड। सॉलिड रिजिड नहीं होता, रिजिड मतलब ठोस हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो फ्लूइड हो सकता है। वाटर की बात करें, वाटर ऑब्वियसली पता है रिजिड नहीं होगा और वो फ्लूइड हो सकता है, उसका कोई प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड, डिफ्यूज हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन सॉलिड। जैसे कि मैंने बताया कि सॉलिड में हम ज़्यादा जो डिफ्यूजन रहता है फ्रॉम मिक्सिंग वन पार्टिकल्स टू अनदर, वो लिक्विड में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लिक्विड में हम लोग कोई भी पार्टिकल्स अगर डालेंगे तो वो ईजिली डिसॉल्व होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो ये था हमारा लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। आप इसमें से जो भी प्रॉपर्टीज है वो अपने नोट्स खुद बनाइए उसमें, और नोट्स खुद से बनाने से क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें याद रहती है कि किसके बारे में हमने क्या लिखा था और क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आप देख सकते हो तो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं, मतलब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फेस जो भी शेप है, फोर्स रहेगा वो लेस रहेगा और हाई कंप्रेसिबिलिटी, लोग कंप्रेस हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि वो जो इंजेक्शन अगर आप लगाने जाते होंगे तो इंजेक्शन में जो फोर्स लगता है, कंप्रेस होता है, वो कंप्रेस जो हो पाता है तो क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक हद तक पे गैस रहती है, गैस के बाद लिक्विड रहता है, इसलिए हाई कंप्रेसिबिलिटी। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का स्टेट आप देख सकते हैं, पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। उसके बाद ड्यू टू हाई स्पीड पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेस बिटवीन। हाई स्पीड, इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स रहेगा वो कम होगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और स्पेस भी ज़्यादा होने के कारण फोर्स कम रहता है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। Gases show the property of diffusing very fast into gases. गैस वन फ्रॉम वन, जैसे कि आप देखते हो कि ये वाटर H2O,
ये वाटर है या ऑक्सीजन है, जो पार्टिकल्स है वो ऑक्सीजन हमारे O2 से बनती है, जो एनवायरनमेंट में है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो भी दो गैस रहती है वो आपस में इंटरमिक्स बहुत जल्दी हो जाती है, एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड वाटर, ये सब ये गैसेज आपस में जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है। उसके बाद बात है कैन मैटर चेंज इट स्टेट्स। मैटर की जो स्टेट चेंज, जैसे कि वो सॉलिड 3 स्टेट्स हमने पढ़े ना, एक होता है सॉलिड, फिर लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये लोग अपने जो भी शेप रहेगा वो चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की। एक्टिविटी में इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या होता है? टेम्परेचर मतलब आप देखते होंगे थर्मामीटर से नापते हैं कि जो चेंज इन वेदर है, जो भी कंडीशन है फ्रॉम हाई टू लो, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। जैसे कि 2 डिग्री होती है टेम्परेचर नापे, एक होता है सेल्सियस और सेल्सियस और केल्विन होता है। सेल्सियस 0 to 100, हायर टू लो अगर देखेंगे तो ये 100 डिग्री होता है, और केल्विन होता है 273 to 373, ये लोएस्ट रहता है और ये हाईएस्ट रहता है। ये भी 0 डिग्री लोएस्ट रहेगा और ये हाईएस्ट रहता है। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की। एक्टिविटी में हमने थर्मामीटर लिया, गैस लिया, बीकर, वाटर, बर्नर और ये आयरन स्टैंड लिया। उसके बाद हमने देखा कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब जो भी अब देखो क्या है, सॉलिड मतलब क्या होगा? आइस होगा। तो वो जो मेल्ट कर रहा है, जिस मान लो हम लोग हीट करे जा रहे हैं, एकदम से तो नहीं होता ना मेल्ट। जैसे कि मान लो हम वाटर है, वाटर को अगर हम लोग बॉईल किए जा रहे हैं, बॉईल एकदम से वेपर में चेंज नहीं होता। जब वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट होता है उसको तब हम लोग बोलते हैं कि जिस पॉइंट में उसने वेपर पे चेंज होना, तो उसको बोलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट या वेपराइजेशन जो भी होगा। तो सॉलिड है, एकदम से मेल्ट नहीं होता, जिस डिग्री में वो मेल्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 के। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू 1 kg ऑफ लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्या होता है, इसको हम लोग हीट करते जा रहे थे, हीट करने के बाद एनर्जी तो फ्लो हो रही थी ना, ऑन हीटिंग एनीथिंग हम एक एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज हो जा रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जा रही थी, और जैसे ही सारी एनर्जी एक साथ एब्जॉर्ब हुई, धीरे से वो क्या हुआ, वो चेंज करने लगा अपना मैटर, स्टेट चेंज करने लगा। तो स्टेट चेंज करते ही उसने अपनी जो भी लेटेंट हीट थी, लेटेंट मतलब जो बची हुई हीट रहती है, जो हीट थी जो अब्जॉर्ब हो गई थी इस पूरे कंटेनर में, वो भी उसको उसके स्टेट चेंज करने में हेल्प की। तो उसको बोलते हैं लेटेंट, जो बची हुई हीट रहती है वो। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये चेंज स्टेट करता है, इसको बोलेंगे हम लोग मेल्टिंग, जब मेल्ट करने लगती है। और जब वो मेल्ट होके वाटर में चेंज होने लगती है, जिस टेम्परेचर में हम थर्मोमीटर से रिकॉर्ड कर रहे थे, तो जिस टेम्परेचर में जो हमारी आइस वाटर था वो बॉयल करने स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और लेटेंट हीट का आपको जो भी स्टोर्ड हीट थी वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी टू शो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? इसके लिए हमने एक कॉटन प्लग, ये जो भी सामान थे वो हमने लिए, चाइना कैन, बर्नर। इसके बाद इसमें ये वेपर, ये हमने एमोनियम क्लोराइड इसमें डाला, वेपर्स। चेंज इन स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम, जब चेंज इन स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मान लो कि ये आइस है, आइस एक सॉलिड है, सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, डायरेक्ट चेंज इनटू गैस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सॉलिड को कायदे से पहले लिक्विड में चेंज होना चाहिए, उसके बाद गैस से, लेकिन अगर वो सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड और अब इसका उल्टा, अगर ये प्रोसेस उल्टा, गैस डायरेक्ट ही सॉलिड बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हमारा जो प्रेशर है वो चेंज कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ता है? मान लो कि जो हीट है, हीट की को हम लोग इफेक्ट, जो भी प्रेशर है वो बढ़ा दे तो क्या होगा? या किसी भी चीज़ को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं उसका प्रेशर बढ़ा दे तो क्या होगा? जैसे कि ये नीडल्स रहती हैं, ये जो हमारे इंजेक्शंस रहते हैं, इनका प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज कर दे तो क्या होगा? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। ठीक है, अब देखो, जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये है
नीडल है, इसमें हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर जैसे ही प्रेशर होगा तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर जैसे ही कम होगा तो जो एक लिक्विड फॉर्म का आता है जो कि हमारे एक इंजेक्शन के सोर्स में हमारी बॉडी में जाता है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है तो जो गैसेज हैं वो लिक्विड में चेंज होती है। वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट इज सॉलिड। तो अगर हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं प्रेशर चेंज ऑफ मैटर में, तो कोई सॉलिड है या लिक्विड है, ये हम लोग किससे डिफाइन करते हैं कि वो कितना प्रेशर है उसके अंदर और किस टेम्परेचर में उसको रखा गया है, उसको बोलते हैं हम लोग, वो डिसाइड करेगा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, हम लोग को हमने ये पढ़ा कि सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली अगर गैस में चेंज होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और अगर गैसेस डायरेक्ट ही सॉलिड में चेंज हो रही है उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन। तो आप देख सकते हो अगर सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड आ रहा है तो उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। अब सॉलिड से गैस हो रहा है तो सब्लिमेशन, और गैसेस से सॉलिड हो रहा है तो ये, उसके बाद डिस्पोजिशन आएगा, यहाँ पे गलत लिखा है। उसके बाद लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो ये वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो सेंट्रिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत इजी है, एक बार आपको याद रखना है, डायग्राम आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि कुछ हीट पार्टिकल्स रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो कि उस पार्टिकल से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो जैसे कि हमने ग्लास कोल्ड वाटर हमने निकाला और देखोगे आप थोड़े बाद ग्लास में वो पानी के ड्रॉपलेट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि जो हीट के जो अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं एयर में वो उनके साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो अपना वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसके बॉइलिंग पॉइंट के पहले अगर कोई टेम्परेचर चेंज इनटू लिक्विड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। जैसे कि आप देखते हो कि हमारे गर्मी में कपड़े कैसे सूख जाते हैं अगर सन के नीचे रखोगे, क्योंकि ये जो गीले रहते हैं, ये जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कुछ कपड़े कुछ पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, और जो एयर अराउंड अस रहते हैं हीट एनर्जी उनको मिलती है वो उससे एब्जॉर्ब कर लेती है। वैसे ही आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि अगर आप थिनर जो रहता है अपने हाथ में पोर करोगे तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एक हीट एनर्जी रिलीज करती है और वो ठंडा, तो वो पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो चेंज अपना पूरे गायब हो जाते हैं, पूरे पार्टिकल्स एनवायरमेंट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा चाहे अगर आप सैनिटाइजर भी यूज करते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपराइजेशन को क्या अफेक्ट करता है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, ये देखो इसमें हीट पड़ रही है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो जल्दी वेपराइजेशन होगा। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर बढ़ा देते, हीट एनर्जी बढ़ जाती है तो वेपराइजेशन जल्दी होगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर होना प्रेजेंट एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा है तो ये। इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा अगर एयर ज़्यादा आ रही है तो एयर हमारे पार्टिकल्स को जो भी रहेंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। कूलिंग कैसे होता है? कूलिंग क्यों होता है? क्योंकि ये ठंडे पार्टिकल्स हमारी बॉडी, ये मैंने आपको बताया था थिनर को अगर आप पोर करेंगे तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण जो भी वेपराइजेशन है वो कूलिंग। आपने देखा होगा कि गर्मी में आप अपने टेरेस पे अगर पानी पोर करते हैं तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठंडा कर देता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स रहते हैं वाटर के वो हीट एनर्जी से एब्जॉर्ब करते हैं, मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद वो कूलिंग कर देते हैं। उसके बाद वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहने चाहिए? क्योंकि वी वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर एज कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द बॉडी एक्सपोजिंग टू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन एज वी टेंड टू स्वेट मोर ड्यूरिंग समर। क्योंकि वो जो कॉटन क्लोथ्स रहते हैं वो बॉडी का जो भी वेपराइजेशन है उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए वो हम लोग कॉटन क्लोथ्स आर गुड ड्यूरिंग समर। उसके बाद तो ये था हमारा चैप्टर, पूरा टॉपिक था मैटर इन अवर सराउंडिंग। बहुत ईजी था, कोई भी सब्सटेंस जिसका प्रॉपर मास वेट या उसका वॉल्यूम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। और मैटर के बारे में हमने सब्लिमेशन, डिफ्यूजन और ये सब पढ़ा सारी एक्टिविटीज़ के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार अगर रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने के बाद आपको ऑल ओवर पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसका सेकेंड चैप्टर। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।